नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, जो कि मेरा लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 3 है, उसको आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुने और संयम के साथ वीडियो के साथ बने रहें अंतिम तक। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ के पहले हम लोगों ने दो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको पॉइंट वाइज करके बता दिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लेक्चर देखिए और उस सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। तकरीबन 25 से 30 पॉइंट हमने उसमें आपको बताया था, जो कि ये पूरे चैप्टर का समरी था। ठीक है। और उसके बाद हमने आपको सबसे पहले ये क्यूबा का मिसाइल संकट था उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध का जो काल था, वो द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल था, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद हम ये भी वो डिस्कस कर चुके हैं कि शीत युद्ध क्या है। ठीक है। और हमने आपको ये बात बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति उभर कर आई, जो एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत रूस। तो अब हमारा जो टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो ये दो ध्रुव विश्व के जो थे उसके दो ध्रुव कैसे बने। दो ध्रुव का मतलब जैसे कि हम यदि हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सके तो हम बोल सकते हैं जैसे बैटरी जो होता है। ठीक है। बैटरी में दो बैटरी हैज़ टू पोल्स, वन इज़ पॉजिटिव अनदर इज़ नेगेटिव। ओके। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पोल्स है। तो वैसे ही देश भी जो विश्व भी था वो भी दो ध्रुव देश का भी विश्व का भी बनने वाला था। तो हम देखेंगे कि ये कैसे बना। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी, क्योंकि हम जान चुके हैं कि दो महाशक्तियाँ उत्पन्न हुई थी, या आप बोल सकते हैं कि उभर कर बाहर आई थी दूसरे विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे था कि अब दो महाशक्ति तो हो गई, एक हो गई अमेरिका और दूसरी हो गई रूस। तो अब जितने भी छोटे छोटे कंट्री थे कि उन्हें डर सताने लगा कि हम लोग अपने सुविधा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए इन दोनों गुट में से किसी एक गुट में हमें जाकर मिलना होगा, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। तो ये जो गुट थे वो कौन कौन से गुट थे। एक था पूंजीवादी गुट, जो कि जिसमें अमेरिका के साथ पूर्वी पश्चिमी यूरोप के लोग थे। और दूसरा जो गुट जो था वो साम्यवादी गुट बना। ठीक है। जिसमें रूस के साथ साथ पूर्वी यूरोप और भी कुछ देश धीरे धीरे उसमें शामिल होते गए और दो ध्रुव का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो छोटे जो देश थे उनको वो डर के कारण या अपनी सुरक्षा के कारण कि उन्हें लगा कि दोनों महाशक्ति में से किसी एक महाशक्ति में जुड़ जाना ही हमारी भलाई है। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। तो बात सही है, यदि मान लीजिए कि हम मतलब हमारे में कोई आकर मिल रहा है जो मुझसे कमजोर देश है, तो कहीं ना कहीं वो तभी हम में आकर मिलेगा जब हम उससे भरोसा दिलाएंगे कि तुम्हें दूसरे गुट से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि दूसरा गुट तुम्हारे ऊपर कुछ भी अटैक कर रहा है तो उसका जवाब हम देंगे, क्योंकि जब तक उसको अपने वो भरोसा में नहीं लेगा तब तक वो आपके गुट में आएगा नहीं। अन्यथा वो जो ओपोनेंट जो गुट है, जो दूसरा गुट है, वो उसमें जाकर सम्मिलित हो जाएगा, या वो गुट चाहेगा कि वो जो छोटा जो कंट्री है वो मेरे में आकर शामिल हो जाए। तो यहाँ पे जो दोनों जो महाशक्ति हुए तो उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा बाकी छोटे देशों पर कि वो हमारे में आकर सम्मिलित हो जाए, और वो बोले भी कि आप मेरे में आकर सम्मिलित हो जाओ और आपका जो रख रखाव जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। हथियार और आर्थिक मदद मिलेगी। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों के साथ होड़ थी। ऐसे भी आप पूरे विश्व में आप स्टोरी देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, तो युद्ध वगैरह जो होता है वो पड़ोसी देश से ही होता है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देश में
अब होड़ लगी हुई होती है एक दूसरे से आगे निकलने की। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, ठीक है, वहाँ भी अक्सर तनावपूर्ण रहती है बॉर्डर पे। आप हिंदुस्तान चाइना का भी देख लीजिए, वहाँ भी कुछ स्थिति ऐसे ही है। तो दोनों पड़ोसी देश थी और दोनों में कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई होती है अपने आप से आगे निकलने की। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि दो महाशक्ति हो गए और छोटे छोटे जो देश थे वो दोनों या तो सोवियत संघ के साथ जुड़ गए या तो अमेरिका के साथ जुड़ गए। तो यहाँ पे जो पूरा विश्व था वो दो खेमे में बटना स्टार्ट हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, दो ध्रुवता का आरंभ। हम इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा चैप्टर 2, वो हम क्या पढ़ेंगे कि दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ। यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट बाइपोलरिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द एंड ऑफ टू बाइपोलरिटी इन सेकंड चैप्टर। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट्स में याद रखिए कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने किसके साथ हो लिया, अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिका का पक्ष लिया। और अमेरिका का जो गुड़ था, ठीक है, ये किस इनका आधार क्या था, पूंजीवादी गुड़, ठीक है। और जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया, ठीक है, और इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाया। तो पूछा जा सकता है कि पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि यूरोप का पश्चिमी भाग अमेरिका के साथ या अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया, और यह खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, ठीक है, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, NATO, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1949 में। ये सब आप पॉइंट जो है वो कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने में भी आपको हेल्प मिलता है। और स्टार्टिंग में इसमें कितने कंट्री शामिल हुए थे, 12 कंट्री शामिल हुए थे, ठीक है, इस संगठन। अब देखिए नाटो जो हुआ, ठीक है, ये जो ट्रीटी जो हुआ, ये जो संगठन बना, इनका ये था कि जैसे हम 12 देश हैं, ठीक है, और यदि हमारे किसी भी एक देश पे यदि दूसरा देश, कोई भी देश यदि अटैक कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि हमारे 12 देश जितने भी देश है इस नाटो में, उन सभी पे अटैक हुआ है, और हम सभी मिलकर उस एक सिंगल देश पे हम लोग हमला बोलेंगे और उससे हम लोग बदला लेंगे। तो ये था इस संगठन में, देखेंगे इसमें पढ़ते हैं आगे। इस संगठन ने घोषणा की, ये बाद में हम मैप अभी आपको समझाते हैं। तो इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर कि अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों, तो यूरोप का कौन सा पार्ट, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका बोले तो उत्तरी अमेरिका में सभी आ जाएंगे, आपका USA आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका कनाडा आ जाएगा, ओके, और USA आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, ठीक है, बस 2 ही कंट्री है, ओके, जो कि बाकी तो ग्रीन वाला था, तीसरा दुनिया था, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो उनका क्या था कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पश्चिमी जो गठबंधन था, ठीक है, तो पश्चिमी गठबंधन कब बना, अप्रैल 1949 में, क्या नाम था, नाटो, ठीक है ना, NATO, नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसी तरह पूर्वी गठबंधन को हम लोगों ने पूर्वी गठबंधन क्या था, वारसा संधि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हमने आपको पहले क्या पढ़ा दिया कि जो पूरा विश्व था वो दो खेमे में वो खतरा हो कि दो खेमे में बढ़ सकता है। ठीक है ना, एक क्या हो गया, पश्चिमी गठबंधन। तो पश्चिमी गठबंधन में कौन सा देश आ गया, उत्तरी अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी यूरोप का देश। ठीक है, और दूसरा था पूर्वी गठबंधन। ओके, पूर्वी गठबंधन का मतलब था कि आपका ये रूस के साथ साथ जो पूर्वी जर्मनी था, ठीक है ना, वो वाला जो पार्ट था वो आपका हो गया था पूर्वी गठबंधन। ठीक है, अब ये पश्चिमी गठबंधन का नाम क्या था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये पश्चिमी का, और पूर्वी गठबंधन का जो नाम था उसको क्या कहा गया, वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो हेड था, हेड बोल सकते हैं, इसका हेड कौन सा था, सोवियत संघ, या जो इसकी अगुवाई कर रहा था। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी कब की गई थी, 1955 में हुई थी। यानी सबसे पहले स्थापना किसकी हुई, नाटो की, यानी कि अमेरिका के साथ जो जो देश थे उनको, और उनकी स्थापना हुई थी 1949 में। उसके बाद हुई थी वारसा संधि की, तो वारसा संधि की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। ठीक है, यानी कि पहले क्या था मेन कि यूरोप जो था वो दो खेमे में बट गया था। ठीक है ना, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो जो सोवियत संघ की अगुवाई में जो वारसा संधि हुई, ठीक है, उसमें ये जो गुट जो बनी, ठीक है, पूर्वी गुट, इनका ये था ओके उद्देश्य था कि यूरोप के जितने भी देश जो नाटो में शामिल है उनका मुकाबला करना। ओके, तो चलिए, और यही कारण था कि जो जर्मनी था वो भी दो हिस्सों में बट गया था। तो एक हिस्सा था पश्चिमी जर्मनी जो कि अमेरिका के पक्ष में था, और पूर्वी जर्मनी था जो कि रसिया के साथ में था। ठीक है, और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित कौन करता था, वो करता था बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बर्लिन की दीवार टूटती है और उसके बाद जो दो ध्रुवीयता का अंत होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। ठीक है, ओके, डेफिनेटली है, क्योंकि छोटे देश ही थे कि जो देश जो महाशक्ति है उसके यदि पक्ष में बहुत ज़्यादा देश हो जाएंगे तो डेफिनेटली है कि वो महाशक्ति हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होड़ लगी थी कि अपने अपने गुटों में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को शामिल करवाने की। जैसा कि ऊपर बताया गया, महाशक्तियों के बीच तानातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कि ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि कोई आपके गुट में शामिल नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये ओपोनेंट यानी कि विपक्षी के गुट में जाकर शामिल हो सकता है, और यदि वो कंट्री आपके पास में है, आपके बगल में है और आपको उस पर वर्चस्व हो सकता है, तो आप ज़रूर वहाँ पे अपना ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। तो कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ था वो पूर्वी यूरोप में अपना जो शक्ति था उसका प्रदर्शन किया, और ये दबदबा बनाए रखा कि जितने भी पूर्वी यूरोप के जो देश है वो हमारे पक्ष में रहे। और उसी तरह पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशिया
संधि संगठन सीटो, ठीक है ना, याद रखिए सीटो जो था ये अमेरिका का अपना तरीका था, ठीक है, जिसमें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी अपने साथ में शामिल करना और केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा था दोनों में कि यदि तुम्हारे पक्ष में 4 देश आ रहे हैं तो हमारे भी पक्ष में आने चाहिए, ठीक है। तो जब अमेरिका ने सीटो बनाया जिसमें कि दक्षिण पूर्व एशिया कि जो कुछ देश थे उनको अपने साथ में मिलाया, तो साम्यवादी वाले जो देश थे जो सोवियत संघ या चीन था, ठीक है, वो भी उन्हें भी लगा कि हमें भी कुछ और काम करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध को मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुट के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी आज़ादी को पाने के साथ खो ना बैठे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो भारत देश है वो कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, 1947 में, ठीक है। और नाटो जो था नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1949 में। तो अभी भारत देश को आज़ाद हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल ही हुई थी, 1.5 साल ही हुई थी। और उसके सामने ये संकट फिर से उत्पन्न हो गई कि दो गुट बन रही है, ठीक है, 2 महाशक्ति हो गई और फिर अब हमें किसी के अंडर में जाना पड़ेगा। तो पुनः यह डर सताने लगे कि फिर से हम वो गुलाम ना हो जाए। हो सकता है कि फिर से हम या तो अमेरिका या तो रूस के गुलाम ना हो जाए। तो इनके बीच में संकट पैदा हो गए। तो इसका इन्होंने एक उपाय निकाला, जो भी वैसे देश थे जो कि स्वतंत्र हुए थे जस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलें कि औपनिवेशिक शासन जहाँ पे ख़त्म हुआ था, ठीक है, वो देश क्या किए कि वो देश एक दूसरा गठबंधन बना लिए जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष बोलते हैं। चलिए हम इसमें आगे देखेंगे। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी, ठीक है, ओके, क्योंकि उसमें चाइना भी था, ठीक है, उसको भी डर हुई। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या था, इस पे भी चाइना के भी काफ़ी सारे पार्ट पे दूसरे देशों का आधिपत्य था, ठीक है, औपनिवेशिक था ये। तो जब डर सताने लगा कि हमारा जो स्वतंत्रता था, ठीक है ना, हम अभी स्वतंत्र हुए हैं, तो ये हमारा खतरा में ना पड़ जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हो ही गया कि सोवियत संघ में और साम्यवादी चीन में अनबन हुई 1950 में, ठीक है, एक ज़मीन को लेकर, ठीक है, एक भूभाग को लेकर। और 1969 में इन दोनों के बीच में छोटा सा युद्ध भी हुआ। और इस दौर के बाद वो देश जो कि उपनिवेश से स्वतंत्र हुए थे, नव स्वतंत्र हुए थे, वो वहाँ से हटकर, ठीक है, वो अपना एक गुट बनाने का प्रयास किए जो कि इन महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखेंगे और अपना बचाव भी करेंगे। ओके, इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात सही है, क्यों पड़ी, क्योंकि उनके पास तो और जिसमें कि उनके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार थे, काफ़ी उनके पास कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी उनकी स्ट्रांग थी। अपने स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। जैसे कि मैंने आपको क्यूबा के मिसाइल संकट में बताया था कि क्यूबा क्या था, काफ़ी छोटा सा देश था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो क्यूबा जो था वो सोवियत संघ का हिस्सा था, सोवियत संघ के पक्ष में था। तो उसको पक्ष में रखने का ये रीज़न था कि यदि महाशक्तियों के बीच में युद्ध होता, तृतीय विश्व युद्ध होता, तो सोवियत जो संघ है
वो अपना क्यूबा में एक अपना मिसाइल क्यूबा में अपना वो सैनिक का डेरा बना लेता, तो वो वहाँ आसानी से अमेरिका पे हमला कर सकता था। तो युद्ध करने के लिए स्थल की भी ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे जो देश है, ये स्थल के भी रूप में कहीं दूसरे देश में भी जाकर हम अपना सैनिक के लिए अड्डा बना सकते हैं, वहाँ से हमें अटैक करने में आसानी होगी। और भी काफ़ी सारा चीज़ें, जैसे इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण संसाधन से तेल और खनिज, ठीक है। जैसे आज भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तेल और खनिज जो मिलता है इराक, ईरान, तेरान, ये सब जो कंट्री है वहाँ पे मिलता है। तो कुछ कंट्री छोटे हैं, लेकिन ये सब कारण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भू क्षेत्र ताकि यहाँ से वहाँ शक्तियों अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, जो मैंने आपको बताया। तीसरा सैनिक ठिकाने, ये भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ से वहाँ शक्ति एक दूसरे पर जासूस कर सके। और चौथा हो गया आर्थिक मदद। आर्थिक मदद जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्ति के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्ति या विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी की अपेक्षा बेहतर है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो भी देख लिया उसको हम एक बार अब ग्राफ में भी आपको समझ लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में आप क्या देख रहे हो कि अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका पश्चिमी यूरोप का पार्ट है, जो येलो में दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका सोवियत संघ हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिमी यूरोप हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद जो दक्षिणी वाला जो सीटो जो बना, तो सीटो से क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट हुआ ये भी अमेरिका के साथ में हो गया, ओके फाइन। जैसे यहाँ पे देखिए, सॉरी अलार्म। यहाँ पे हम देखते हैं इटली, तुर्की, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ कंट्री येलो दिख रहा है ना, तो ये सीटों के बाद ये सब अमेरिका का अपना जो तरीका था कि और भी जो इस साइड के जो देश हैं, जो दक्षिण एशिया के देश है, इसको भी आपस में मिलाया जाए, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे देखिए आप पहली दुनिया, ये जो येलो वाला जो है, ठीक है, येलो वाला कौन सा कंट्री आप देखिए, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ अमेरिका के देश हो गए, और यहाँ पे हो गया पश्चिमी यूरोप के देश हो गए, ठीक है। दूसरी दुनिया रूस के साथ साथ ये हो गए पूर्वी यूरोप के जो कंट्री थे वो हो गए, ठीक है। इसमें चाइना वगैरह, मतलब एशिया के चाइना वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। तीसरी दुनिया हो गए गुट निरपेक्ष वाले, जो कि ये जो तीसरी जो दुनिया वाले हैं, ये सबसे अपने आप को सेपरेट रखे, दोनों महाशक्ति से सेपरेट रखे। ये याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया किस में था? ऑस्ट्रेलिया था, पहली दुनिया में था, ठीक है। तो जो पूरी जो दुनिया थी वो तीन हिस्सों में बट गई थी, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। पहली दुनिया जो था वो पूंजीवादी गुट था, ठीक है। दूसरी दुनिया जो था वो साम्यवादी गुट, और तीसरी जो था वो गुट निरपेक्ष, ठीक है। ये दोनों से अपने आप को बाहर रखे, और कहीं ना कहीं ये तीसरी दुनिया का मकसद ये था कि पहली दुनिया दूसरी दुनिया के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है उसको कमज़ोर करना। तो वो कमज़ोर कैसे होगा? तो हम कोई ऐसा संगठन बनाते गुट निरपेक्ष, और इसमें कुछ नियम कानून ऐसे बनाते हैं कि जो छोटे देश, जिन्हें पहले ये लगा था, जिन्हें पहले ये डर था कि हमें अपने सुरक्षा के लिए किसी न किसी एक महाशक्ति के साथ मिल जाना चाहिए, उन्हें यदि लगेगा कि नहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन तो बेटर है, ठीक है, यहाँ पे युद्ध भी नहीं है और हमारी सुरक्षा भी यहाँ पे हो सकती है, तो क्यों ना क्यों हम इन दोनों महाशक्तियों से निकलकर हम गुट निरपेक्ष वाले जो है आंदोलन, हम उसमें जाकर शामिल हो जाए। तो वहाँ पे हमें युद्ध होने की भी संभावना से हम बचेंगे, हमारी जो जन हानि हो रही है वो भी बचेगी, और हमारा जो देश है वो सही भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष यहाँ पे शीत युद्ध
को कमज़ोर करने के लिए ही बनाया गया था और जिसके संस्थापक 5 देश के थे। उसमें हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। बाकी देश के जो नेम है वो हम आगे चलते हैं, इसमें मिलेगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब है शीत युद्ध के दायरे, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी है तो मजबूरी है इसका ओके एक एक लाइन पढ़ना। जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आप इसमें नोट करते चलिए, ठीक है। ओके, वो ज़रूरी है नोट करना सभी पॉइंट। तो शीत युद्ध के दायरे के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब चलिए, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन ये जो शीत युद्ध के दौरान जो खूनी जो लड़ाइयाँ हुई काफ़ी छोटे मोटे इधर उधर होते रही, ठीक है, इसलिए विकराल रूप धारण नहीं किया और यही कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध होने से टल गया। और ऐसे तीसरा विश्व युद्ध टलने का कारण था परमाणु हथियार, वो भी दोनों गुटों के पास होना। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950-1953, बर्लिन 1958-1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी, ठीक है। तो ये जो बर्लिन था 1958 से 62 में जो हुआ, और यही कारण था कि जो जर्मनी जो था वो 2 हिस्सों में बट गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जो थे वे जीत गए थे, यानी कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस वाली जो गुट थी वो दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, और हारने वाली जो थी धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी पे क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन दोनों जो महाशक्ति थे अमेरिका और सोवियत संघ, वो उस पर अपना वर्चस्व जमाना चाहे और अपने हिसाब से उसका बंटवारा करते गए, ठीक है। और यही कारण हुआ कि 1958 से 62 के बीच में युद्ध हुई, ठीक है। और जर्मनी जो था वो 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। और 1961 में उनके बीच में एक दीवार बनी जिसका नाम क्या था? बर्लिन की दीवार। और जैसे ही ये बर्लिन की दीवार टूटती है उसके बाद 2 ध्रुवता का अंत का शुरुआत भी होता है और अंत हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों को प्रूफ देना था, दोनों को दुनिया को बताना था कि हम सबसे स्ट्रांगेस्ट हैं। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमे में बटे देश के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावनाएं बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया, क्योंकि यदि परमाणु युद्ध होता तो शायद जो दुनिया का जो रूपरेखा जो आज है वो शायद ऐसा नहीं होता। ओके, कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलत फहमियाँ बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। तो अब हम गुट निरपेक्ष की ओर मूव करेंगे। पूंजीवादी, साम्यवादी 2 गुट हमने पढ़ लिया। पूंजीवादी जो गुट था वो अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के साथ साथ कुछ दक्षिण एशियाई देश थे, वो थे पूंजीवादी गुट में। और साम्यवादी गुट में रसिया के साथ साथ जो पूर्वी जो यूरोप के जो देश थे वो थे साथ में इसके, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कभी कभी जो कन्फ्यूज़न होने लगा, ठीक है, जिससे कि तनाव की संभावना बढ़ रही थी, तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष जो देश थे इनकी भूमिका आई ताकि इसको कैसे भी सॉर्ट आउट किया जाए और सुलटाया जाए, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं गुट निरपेक्ष के बारे में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रमुख नेताओं में से गुट निरपेक्ष के आंदोलन प्रमुख एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच
मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में जो जो तनावपूर्ण थे, ठीक है, उसके बीच में भी जवाहरलाल नेहरू ने सही करने के लिए काम किया। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामले में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। क्यों ना क्यों सबको लगा कि दोनों महाशक्ति को कि युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें कोई एक तीसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि जो गुट निरपेक्ष है उसमें काफ़ी सारे देश सम्मिलित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सारे देश गुट निरपेक्ष में मिल जाए और हम लोग इधर अकेले पड़ जाए। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये जो शीत युद्ध है इसको ख़त्म करने में ही भलाई है। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधन के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुट ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयार करते रहे। हथियार के बड़े जाखिरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। बात सही है, ये भी देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है कि हथियार के बड़े जाखिरे, ज़्यादा हथियार होगा तो युद्ध हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि दो गुट है, दोनों के पास यदि भरपूर हथियार है तो भी युद्ध नहीं होता है। युद्ध तभी होता है जब एक गुट के पास हथियार कम और एक गुट के पास हथियार जब ज़्यादा होता है तब, अन्यथा चांसेस होती है युद्ध नहीं होने की और समझदारी इसी में होती है। ठीक है, और यही कारण था कि हमारा जो विश्व था तीसरे विश्व युद्ध की मार से बचा। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्ष में से कोई भी दूसरे के हथियार की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। हो सकता है कि कोई वैसा दिमाग से फिरा हो कोई सैनिक हो, वही के परमाणु हमला से वार कर दे दूसरे देश पे, तब तो फिर तो तीसरा विश्व युद्ध तो होने स्टार्ट था। तो काफ़ी सारे अब मन में चिंताएं सताने लगे कि ऐसा हो सकता है तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए काफ़ी सारी संधियाँ, काफ़ी सारे डिस्कशन हुए। ठीक है, नियम कानून बनाने के लिए मीटिंग होने स्टार्ट हो गए। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। तो वाकई में, क्योंकि मान लीजिए कि गलतियाँ होती है तो यदि परमाणु बम है, किसी एक इंसान ने अपने भ्रास मिटाने के लिए जिसके अधिकार में, जिसके पास कंट्रोल है कि वो मिसाइल को दाग सकता है, तो उसमें क्या होगा कि फिर कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे और यहाँ पे युद्ध होने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये सोचना था कि हम क्या करें ताकि इस पे कंट्रोल हो सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शीत युद्ध का अब यहाँ पे समाप्ति, शीत युद्ध को समाप्त करने की जो कवायदे हैं वो धीरे धीरे अब आ रही है कि इसको ख़त्म किया जाए, इससे जनहानि की होगी, हमें ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्ष ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये संधियाँ थी, ये आप नोट कीजिएगा, ये संधियाँ थी कौन कौन थी। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आपका परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पहला हो गया, परमाणु अप्रसार संधि हो गया और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि जिसको हम लोग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बोलते हैं। ये 3 जो थे वो 1960 के दशक में संधि दोनों महाशक्तियों के बीच हुई। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन
के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियार पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियाँ की। तो उन्हें समझ में आ गया था कि जो युद्ध है ये किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें युद्ध ख़त्म करना चाहिए और हमें आगे की ओर मूव करना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक आपका जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, उसमें काफ़ी घटनाएं भी घटी थी। ओके, तो अब इनका था कि ये चीज़ युद्ध जो है उसको ख़त्म किया जाए और बाकी जो प्रोग्रेस है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध भी 1939 से 1945 तक हुआ था। तो अब देखिए दो ध्रुवता की चुनौती, इस टॉपिक को देखने के पहले एक लिस्ट है, हम उसको यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं, या हम इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे लिस्ट को, ठीक है। हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अब देखेंगे गुट निरपेक्षता के बारे में, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुट में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का और गुट निरपेक्ष एक दूसरा गुट बनाने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया, ठीक है, ये नेम आपको याद रखना होगा, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के कौन, जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया और ये 5 नेता जो थे इनको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भी कहते हैं। तो आप इन 5 का नेम आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रूमा। आप इनके नाम और देश के साथ आप याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन वाले एग्जाम में मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है या आपके बोर्ड एग्जाम में भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है। ये कि जैसे यूगोस्लाविया इधर 5 देशों का नाम दे देगा, इनको नाम दे देगा, उसको मैच कीजिए कौन किस देश के हैं। भारत का तो आप जानते हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू, बाकी सबका आप जो नाम जो है वो आप याद कीजिए और अपने नोट में भी, अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे हम इसे मूव करते हैं। संस्थापक का पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, सन 1961 में। कहाँ पे हुआ, बेलग्रेड में हुआ, इसको भी नोट कीजिए। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी। इन 5 देशों के बीच सहयोग, अब यहाँ पे युद्ध नहीं था, यहाँ पे क्या था कि एक दूसरे को सहयोग करना है, ठीक है, डेवलपमेंट में। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नौ स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता की संख्या बढ़ती गई और 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। तो स्टार्टिंग में कितने थे, मात्र 25 सदस्य थे, ठीक है। पहला कहाँ पे इनका हुआ था मीटिंग, वो सब आप याद रखिए, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ओके। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिए। अभी 2016 में 17वां सम्मेलन हुआ था जिसमें 120 सदस्य थे और 17 पर्यवेक्षक सदस्य शामिल हुए। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है, क्योंकि पूरा जो विश्व था 2 ध्रुव में बढ़ते जा रहा था, 2 भागों में बढ़ते जा रहा था, 2 महाशक्तियों के अंडर में होते जा रहा था। तो गुट निरपेक्ष का जो मुख्य जो बात था वो ये था कि हम जो देश हैं हमें इन महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़ना है, हमें इनसे बाहर रहना है।
महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मसलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थ का पालन करते हैं। गुट निरपेक्ष का मतलब पृथकतावाद नहीं है। ठीक है, पृथकवाद अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। यहाँ पे वो अपने आप को काट कर नहीं रख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वे अपने आप को ये सोचकर ओके अपने आप को रखे थे कि शीत युद्ध को कहीं ना कहीं इसको थोड़ा कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये यदि स्ट्रांग होगा, यदि वहाँ पे काफ़ी सारे देश मिलते रहेंगे तो यदि हम लोग कोई वैसा गुट बनाया जाए जहाँ पे युद्ध का कोई डिस्कस ही ना हो, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना हो। क्योंकि जितने भी आप दो महाशक्ति को हटा दीजिए, आप अमेरिका को हटा दीजिए, रूस को हटा दीजिए, तो जितने भी छोटे देश थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी इनकी क्षति हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद यदि गुट निरपेक्ष का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे जो छोटे देश हैं वो चाहेंगे जाना, क्योंकि वहाँ पे युद्ध की संभावना नहीं है और वहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि सपोर्ट दोनों जो महाशक्तियाँ देने का जो वादा कर रहे थे बार बार। तो इनका जो गुट निरपेक्ष का ये ऐसा नहीं था कि विश्व के मामले से दूर हटना चाह रहे थे, बस ये चाह रहे थे कि ये जो शीत युद्ध है, जो युद्ध का जो दो देश के बीच में जो तनाव है उसको कम से कम किया जाए अपने हिसाब से। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने उनके संकल्प में है। गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। तो इस तरह हो गए ये गुट निरपेक्ष के जो काम थे वो था। तो आप इसको पुनः एक बार और देखिए और नोट्स वगैरह भी आप बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग ये भी टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया, क्योंकि इनको दिया गया अल्प विकसित देशों का जो भी गुट निरपेक्ष में थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नौ स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाजे से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। उससे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। इसी समझ से नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एवं डेवलपमेंट में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से, ये जो पॉइंट है सब याद रखिएगा, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते हैं। तो कहीं ना कहीं नियम बनाया गया, यदि हमारे पास जो संसाधन है वो जो दूसरे जो देश है वो उसका दोहन ना करें, हम अपने हिसाब से उस पे हमारा अधिकार हो, हम अपने हिसाब से बिजनेस करें। ठीक है, तो अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकियों की लागत
लागत कम होगी। चौथा पॉइंट था अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तो ये कुछ काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जो आपको टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी थी उसके अंतर्गत शामिल किया गया था 4 पॉइंट को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो ये आर्थिक मतलब डेवलप कैसे होना है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में आर्थिक मुद्दे से कहीं ना कहीं उनका था कि शीत युद्ध को कमज़ोर करना, देशों को अपने गुट में शामिल करना। बाद में हुआ कि हमें आर्थिक मुद्दों पे ही बात ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गरीब देश है, क्योंकि इन्हें दर्जा भी मिल गया था अल्प विकसित देशों का। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जो विकसित देश थे उनको लगा कि ये जो गुटनिरपेक्ष वाले जो देश हैं ये तो मतलब आपस में सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने नियम भी बना दिया कि जो देश का जो संसाधन है उसका उस पर अपना अधिकार है, ठीक है। जो पश्चिमी जो देश है वो चाहे अमेरिका हो या पश्चिमी यूरोप के जो देश है वो इन देशों पे जो कि पूंजीवादी में जो है, ठीक है, जो पूंजीवादी में है या जो साम्यवादी में है, वो गुटनिरपेक्ष वाले जो छोटे जो देश हैं ओके उनका जो संसाधन है, ठीक है, उसका वो दोहन ना करे, उन पे उनका अधिकार रहे और उनकी पहुंच रहे विश्व बाजार तक, ताकि वो भी बिजनेस कर सके, वो भी पैसे कमा सके और अपने आप को गरीबी की सीमा से ऊपर उठा सके। जबकि लेकिन ये चिंता सताने लगी जो विकसित देश थे, जो महाशक्ति थे, इसलिए वो इसका बार बार विरोध करते रहे और यहाँ पे जो गुटनिरपेक्ष जो देश थे वो एकता बनाए रखे और जीत और मेहनत भी करनी पड़ रही थी गुटनिरपेक्ष को कायम रखने के लिए, आंदोलन को कायम रखने के लिए। भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर भारत में दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे बंदी से अलग रखा। ऐसे भी जस्ट ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1947 में, फिर 1949 से ये सब शीत युद्ध का जो था स्टार्ट हो गया था, नाटो बना, फिर 1950 में फिर वारसा जो संधि थी वो हुआ। तो इसलिए इससे भारत अपने आप को दूर रखना ही बेटर समझे। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध भी किया कि जो नए नए जो आज़ाद हुए हैं वो उधर ना जाकर वो एक गुट बनाए और हम लोग एक जगह अपने साथ में रहें। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है, हम भाग नहीं रहे हैं। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। तो कहीं ना कहीं शीत युद्धकालीन को ढीली करने का ही मकसद था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्य को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जगह ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं,
गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसका उसके जिससा जिससे उसका हित सधता होता हो ना हो कि महाशक्ति उनके खेमे के देश का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। दोनों तो देखिए, ये जो दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही ध्वज जमा सकता था। तो ये जो दूसरी जो पॉइंट है इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा अभी आज का जो इस समय जो चल रहा है पूरे विश्व में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण जो मुख्यतः जो दो देश है जो कि अभी जो इकोनॉमिकली यदि स्ट्रांग हम देखें तो फर्स्ट में आपकी अमेरिका है, लगभग 21 ट्रिलियन की है उसके पास, और दूसरी चाइना है, आई थिंक 14-16 ट्रिलियन कुछ ऐसे दूसरे नंबर पे। तो अभी यदि हम देखें तो दो है जो कि स्ट्रांग कंट्री है, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक है ना। एक हो गया आपका अमेरिका, दूसरा हो गया चाइना। अब यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर जो दोनों देश के बीच में जो चल रही है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव ही पेशेंट मिल रहे हैं, वहाँ पे मौतें भी ज़्यादा हो रही है। तो अमेरिका बार बार चाइना को ब्लेम कर रहा है कि ये जो है कोरोना वो जो वायरस है वो चाइना ने अपने लैब में बनाया है। चाइना इसका विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं है, और चाइना ये बार बार ब्लेम कर रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो अमेरिका से आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फिर से जो देश है जो विश्व है वो दो ध्रुव में यहाँ पे बट सकता है, ठीक है, दो ध्रुव में बट सकता है। ओके, दो ध्रुव में बट सकता है जिसमें से एक ध्रुव, अच्छा चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसको आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट पार्ट में बने रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।